Football is a business. It's a media and entertainment company that creates and distribute content on and off the pitch. In modern times, football बहुत ज़्यादा driven है from money, success, the power of it, and football on a day-to-day basis, it competes on an international level with the super houses of the media like Netflix, Amazon, even TikTok, Instagram. ये सारे promotional platforms हैं. फुटबॉल एज अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इनके साथ compete करता है. ऑल ऑफ दिस इज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव या बिजनेस आउटलुक ऑफ फुटबॉल एंड ओनर्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इमेजिन पेप्सी फाइटिंग विद कोका कोला ऑन एवरी वीक, Adidas versus Nike every week, Etihad Airways versus Qatar Airways every week, and it's that is similar to Manchester United versus Liverpool. Well, not for us. Us fans are the core, the most important facet in this footballing world. फैंस, हम फुटबॉल को एक डिफरेंट लेवल पे परसीव करते हैं. दैट इज प्योर पैशन, द हार्ट एंड सोल ऑफ इट. हमारे लिए फुटबॉल क्लब्स में कुछ नहीं रखा, हमें ₹1 फुटबॉल क्लब से में नहीं मिलते हैं. ऑल वी डू इज फॉर द लव ऑफ दिस गेम एंड द क्लब क्रेस्ट. बट ये कुछ ओनर्स में भी दिखा है. अब यहाँ पे आप जो ग्लेजर्स को किनारे रख दो, उन्होंने क्लब को बहुत ज्यादा टर्मोइल में डाला है. बट देन इफ यू टॉक अबाउट रोमन अब्रामोविच, ही वॉज अ बिगर फैन देन ही वॉज एन ओनर. एंड करेंटली अगर देखोगे तो टॉड बोहली इज ट्राइंग टू इमुलेट अब्रामोविच इन द डील्स बिकॉज वो लकाका की डील ऑलरेडी खुद पर्सनली डील कर रहे हैं. सो कुछ ओनर्स में भी आप वो एक पैशन देखते हो मिक्स्ड विद द बिजनेस, एंड दैट्स द परफेक्ट बैलेंस, एंड यही होना चाहिए फुटबॉल में. बट सबसे पहले, हाउ डू फुटबॉल क्लब्स मेक मनी? मेरे भाई, दिस इज अ विशियस सर्कल. क्लब को मनी मिलता है, वो साइन करते हैं बेटर प्लेयर्स, वो विन करते हैं टाइटल्स एंड दे गेट द सक्सेस एंड दे गेट मोर मनी विच लीड्स टू साइनिंग बेटर प्लेयर्स एंड दैट मीन्स अनदर सक्सेस, एंड देन ये एक विशियस सर्कल चलता रहता है, एंड दैट इज वेरी nicely balanced in the modern world. Well, this is the regime that is followed by clubs like Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, obviously Manchester City. But how do clubs like Dortmund run? इसके बारे में वीडियो के एंड में हम बात करेंगे. बेसिकली क्लब्स मेक मनी इन 3 ways. सबसे पहले टिकटिंग, जो मैच के टिकट्स वो बेचते हैं पर वीक जो उनके गेम्स होते हैं. नंबर 2, द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड द रेवेन्यू. जो मैचेस वो टीवी पे दिखाते हैं उसका उनको कुछ पैसा मिलता है. तो वो डोमेस्टिक मैचेस होंगे तो उनका एक डेफिनेट पैसा है. इंटरनेशनल मैचेस का, चैंपियंस लीग मैचेस का एक अलग ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू क्लब्स को मिलता है, जो कि एक मेजर चंक ऑफ मनी होता है उनके रेवेन्यू का. और तीसरा पार्ट है यहाँ पे मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में आते हैं स्पॉन्सर्स, मर्चेंडाइजेस, अदर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, अब टूर्स, जो फ्रेंडलीज वो खेलते हैं अलग अलग कंट्रीज में. दैट इज ऑल्सो अ वे दैट द क्लब अर्न्स मनी. बट कुछ क्लब्स हैं जो कि पैसा बनाने के लिए ना क्लब के स्टेडियम में ना शादियां करवाते हैं. जैसे लिवरपूल को ले लो, तो लिवरपूल का 42% जो रेवेन्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग, 38% है जो उनकी मार्केटिंग है, एंड जो रिमेनिंग 20% है दे कम फ्रॉम टिकट्स. तो ये लिवरपूल के लिए. बट लेट्स से कि एक स्मॉलर क्लब है लाइक साउथहैम्पटन, तो साउथहैम्पटन के लिए 79% जो रेवेन्यू है उनका वो आता है ब्रॉडकास्टिंग से, 12% आता है उनके टिकट से, एंड क्योंकि उनकी मार्केटिंग एंड उनके इतने फैंस नहीं है अराउंड द वर्ल्ड, तो 9% ओनली कम्स फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. सो ये जो मार्केटिंग होती है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी फुटबॉल क्लब को रन करने का, बिकॉज उनके जो फैंस बन गए उनके कंट्री में वो तो बन ही गए, ठीक है, बट दे ऑलवेज वांट टू हैव मोर फैंस. तभी तुम देखो कि इतने सारे वो टूर्स करते हैं. अब कोई रीजन बचता नहीं है यहाँ पे कि एक बार्सिलोना, मैड्रिड, जुवेंटस, एसी मिलान, इस तरह के क्लब्स यूएस में जाके फ्रेंडलीज खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान में जाके फ्रेंडलीज खेल रहे हो, तो वहाँ पे वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे फील कि वो भी एक अनटैप्ड पोटेंशियल है. इंडिया तो बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है भाई. अगर यहाँ पे इंडिया में मैड्रिड आके खेल रही हो तो इमेजिन द नंबर ऑफ हेड्स दैट दे विल टर्न. सो एक जो फैंस का अटेंशन गेन करना होता है तो दे डू इट विद दीज काइंड्स ऑफ फ्रेंडलीज. एंड यार फैंस को पता है एक ही हुक जरूरी है, एक बार फैंस कनेक्ट हुए फिर वो पूरे लाइफ लॉन्ग फैंस रहते हैं. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी डिवाइड कैसे होता है. सो बेसिकली 3 एवेन्यूज है जहां पे मनी डिवाइड होता है. नंबर 1 आर दी सैलरीज, नंबर 2 इज द अमोर्टाइजेशन, एंड नंबर 3 इज द ऑपरेशन कॉस्ट. अब सैलरीज में यू वुड से कि जो सबसे मेजर चंक ऑफ मनी जो क्लब का जाता है वो जाता है सैलरीज में. अब प्लेयर्स की सैलरी हो गई, स्टाफ की सैलरी हो गई, अब यहाँ पे इसमें प्रेसिडेंट, बोर्ड मेंबर्स की भी सैलरी इसमें इंक्लूड कर ली. अब यहाँ पे किसी प्लेयर को या मैनेजर को तुमने टर्मिनेट किया तो उसका कंपनसेशन क्लॉज है, उसमें अगर 20-30 मिलियन यूरोज हैं उसको देने के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया. अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन इज द पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ड्यूज. अब कोई इंटैंजिबल प्रोडक्ट है, जैसे कि एक लोन है जो कि बहुत पहले से आपने लिया हुआ है, तो वो सामने अगले 5 सालों में डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू है वो अमोर्टाइजेशन में आप पे करते जाते हो, ठीक है. अब जैसे बारसा के ऊपर काफी डेट एंड लोन है, तो उनकी वैल्यू वो हर एक प्रेसिडेंट हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा. सो वो सारा पार्ट अमोर्टाइजेशन में आता है, जो कि एक डेफिनेट सेकंड बिगेस्ट एसेट टू बी पेड की तरीके से आप देख सकते हो. थर्ड जो है वो आपका डे टू डे रनिंग ऑपरेशन कॉस्ट है. यहाँ पे स्टेडियम मेंटेनेंस हो गया, आपको एक छोटा सा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, तो ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू दिस ऑपरेशन कॉस्ट.
अब यहाँ पे एक फन फैक्ट है आप लोगों के लिए। अब एक क्लब को सक्सेसफुली चलने के लिए ना उसका जो वेज कैप या जो अलाउड वेज होना चाहिए वो 50 to 65% ऑफ द रेवेन्यू होना चाहिए, तभी एक क्लब सस्टेनेबल रन कर पाएगा। बट बार्सिलोना के केस में ये नहीं हो पा रहा था बिकॉज बार्टोमो के मैनेजमेंट की वजह से हमारा जो वेज कैप या वेज बिल जो था 110% ऑफ द रेवेन्यू हो जा रहा था। अब सोचो सब्सटैंशियल है 50 to 60, हमारा 110 था, सो दैट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वी हैड टू लेट गो ऑफ लियो मेसी एंड ग्रीजमान, अ लॉट ऑफ वेज रिडक्शंस हुए, काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। बट हाउ डू दी ओनर्स गेट्स द पेमेंट? अब अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की सैलरीज एक डेफिनेट अमाउंट है, बोर्ड मेंबर्स, अब इसमें टेक्निकल डायरेक्टर हो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, तो वो उनकी एक बेसिक वैल्यूज है जो कि सैलरी के पार्ट से ही उनको पे होती है। बट अगर कोई ओनर है जैसे कि नासर अल खलीफी, तो सारा नासर अल खलीफी क्या पेमेंट लेगा, क्या वेज लेगा, वो तो क्लब ही उसका है। तो ये लोग क्लब इनका डिविडेंड्स में बढ़ता है, अब जो प्रॉफिट होता है उसका इनको डिविडेंड्स मिलता है, तो अब ये चाहें तो भाई ये कितना भी अमाउंट ले लें, भाई उनका क्लब है यार। Which reminds me, how does the club ownership differ? अब देखो मेरे हिसाब से मैंने इसको सिंपली 3 कैटेगरी में बांटा है, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली सेम नाम लोग यूज करेंगे इसका इंटरनेट पे, बट मेरे हिसाब से मैंने इसको सिंपली आप लोगों के लिए बांटा है। नंबर 1 प्राइवेटली ओन्ड, नंबर 2 इन्वेस्टर ओन्ड एंड नंबर 3 फैन ओन्ड। अब प्राइवेटली ओन्ड के एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, जैसे मैनचेस्टर सिटी है, अब शेख मंसूर उसको बाय कर चुका है, वो उसका एसेट है। नासर अल खलीफी की टीम है पेरिस सेंट जर्मेन, और साथ ही साथ वो और भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करता है, बीइंग स्पोर्ट का प्रेसिडेंट है एंड ऑल, तो वो उसके अलग सोर्स ऑफ इनकम भी हैं। और साथ ही साथ चेल्सी का भी आपको पता था रोबन अब्रामोविच था, नाउ अब टॉड बोहली ने ले लिया ओनरशिप। तो ये हो गया प्राइवेटली ओन्ड। अब इनके साथ साथ कुछ आते हैं जिनको हम कहते हैं इन्वेस्टर ओन्ड। अब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ग्लेजर्स आर इन्वेस्टिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो 2003 से वो उसमें लगे हुए थे, एंड फ्रॉम हैविंग 3% स्टेक नाउ दे आर 100% ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। लिवरपूल भी एफएसजी जो फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप है, दे ऑल्सो हैव अ स्टेक इन लिवरपूल। एसी मिलान भी, रेडबर्ड भी एक पार्ट ऑफ मेजर स्टेक यहाँ पे एसी मिलान का रखता है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टर ओन्ड। अब इसके बाद आते हैं फैन ओन्ड। अब फैन ओन्ड होते हैं जैसे कि क्लब्स लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, डॉर्टमुंड, बायर्न म्यूनिच, क्योंकि जर्मन की काफ़ी टीमें हैं वो फैन ओन्ड ही होती हैं, बिकॉज वहाँ पे एक हाइब्रिड फैन ओन्ड सिस्टम 50+1 रूल लगता है। सो पहले हम बात करते हैं बार्सिलोना, रियल मैड्रिड की, जो कि बेसिकली सोशियोज रन क्लब है, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे 50+1 रूल की, जो कि बायर्न म्यूनिच और डॉर्टमुंड पे और बेसिक अदर जर्मन क्लब्स पे लगता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं स्पेन की। लॉ 10 आया 1990 में, दैट स्टेटेड कि दिस लॉ फोर्स्ड द स्पेनिश स्पोर्ट्स क्लब टू गो पब्लिक बाय 1992। अब पब्लिक जाने से वो क्या चाह रहे थे, देखो क्लब को पब्लिक करने का मीन यही था, सो दैट क्लब्स गेट सेव्ड एंड इट गेट्स प्रोटेक्टेड एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड पब्लिक होने से क्लब बेटर अकाउंटेबल हो जाएगा एंड बेटर गवर्नेंस हो जाएगी क्लब की, बिकॉज दे वुड बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ पे एक कैच था, पिछली 5 सालों में अगर किसी क्लब ने प्रॉफिट में ऑपरेट किया है तो दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, मतलब उन पे ये रूल नहीं लगेगा। सो 4 क्लब से स्पेन में जिन्होंने ये 5 साल में प्रॉफिट दिखाया था, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ओसासुना एंड एथलेटिक बिल्बाओ, तो ये 4 क्लब अभी भी स्पेन में फैन ओन्ड क्लब है, मतलब रन बाय सोशियोज है। सो अब ये सोशियोज क्या है, देखो सोशियोज बेसिकली फैंस हैं हु हैव बिकम अ मेंबर ऑफ द क्लब। अगर बारसा की बात करोगे तो अभी 2022 में दे हैव 1,44,000 सोशियोज एसोसिएटेड विद द क्लब। अब सोशियोज कैसे बनना है, पहले 3 साल की वेटिंग पीरियड थी, तब आप सोशियोज बन सकते थे। आपको एक साल में 140 यूरोज देने पड़ेंगे एज अ मेंबरशिप, एंड आपको कुछ पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ आपको टिकट्स मिल जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्लब में एक डिसाइसिव रोल प्ले करोगे इन सेलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, बिकॉज हर 4 साल पे प्रेसिडेंसी, इलेक्शन एंड री इलेक्शन होते हैं, तो उसमें आप वोट कास्ट करते हो और आपके वोट के विदाउट कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इसमें सोशियोज रन क्लब के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आए दिन कोई नया शेख आके आपका क्लब भाई यूसर्प नहीं कर लेगा, वो टोटल एक सोशियोज के थ्रू वोटिंग होगी। आप किसी दिन अगर रियल मैड्रिड के सोशियोज वोट करते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे नासर अल खलीफी आया, हमारा क्लब ले ले, इफ दे पास द वोट, तो तभी क्लब बिक सकता है, अदरवाइज नहीं बिक सकता। तो यहाँ पे क्लब सेफ हो गया, देख रहे हो, बिकॉज द फैंस आर गेटिंग इन्वॉल्व, तो दे वोंट लेट समथिंग लाइक दैट हैपन टू योर क्लब। ऑब्वियसली इस सब चीज़ का प्लस पॉइंट, प्रोज एंड कॉज होता है कि यहाँ पे प्रोज है कि बाहर के इन्फ्लुएंशियल लोग आके अपने क्लब को बर्बाद नहीं कर सकते, बिकॉज तुम ये देखो ना, ये लेजेंडरी क्लब्स हैं, ये एक वैल्यू और एक वर्चुअसनेस रखते आए हैं भाई, ये हिस्टोरिक एसेंस रखते हैं यहाँ पे स्पेन में। क्लब्स लाइक मैड्रिड, बार्सिलोना, दे फॉलो दैट, एंड ये जब तक इसको फैंस
वे करते रहेंगे ना तो ये इंपॉर्टेंस बना रहेगा। बाहर का कोई बंदा आके भाई भाई चेंज कर दिया आपका एस्पेक्ट, वो कहता है नहीं आप टिकी टका ना खेलो, आप जाके वहाँ पे हैवी मेटल फुटबॉल खेलो, तो वो एसेंस फॉलो नहीं करेगा। अब जोहान क्रूफ से हम डेविएट कर गए, दिस वोंट हैपन। सो ये जो सोशियोज रन क्लब होते हैं ये टाइम एट टाइम ये रेफरेंडम कॉल करते हैं जहाँ पे ये सोशियोज को बुलाते हैं एंड वोट कास्ट करते हैं इन दी इंपॉर्टेंट मैटर्स। बट एक चीज़ है यहाँ पे, सोशियोज बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले नहीं करते हैं भाई। एक तुम कहोगे ये कुछ पार्ट नहीं प्ले करते हैं, ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि बस 4 साल में एक बार इनका यूज़ होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं हो सकता अनलेस गेटिंग कॉल्ड अपॉन। बार्सिलोना ने पिछले कुछ सालों में सोशियोज की वोटिंग करवाई थी, पहला क्रेस्ट को चेंज करने के लिए, दूसरा स्पाई बारसा के प्रोजेक्ट के लिए। सो ये जो क्लब्स हैं लाइक बारसा एंड मैड्रिड, दीज आर टोटली रन ऑन दी रेवेन्यूज दैट दे मेक। अब यहाँ पे टिकट पे कितना मनी आता है, आपके शर्ट सेल एंड मर्चेंडाइज से कितना मनी आता है, ये एंड आप कितनी टाइटल जीतते हो उससे कितना मनी आता है, ये क्लब जो है ना ये टोटली उस पैसे पे काम करते हैं। अब इट्स नॉट लाइक कि बार्सिलोना और मैड्रिड जाके अपना एक शेयर बेच डाले, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे बारसा एंड मैड्रिड के शेयर बिके पड़े हैं, और ना ही ये प्राइवेटली ओन्ड फर्म में आप देखोगे, आप पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी के स्टेक नहीं देखोगे वहां पे बिका हुआ। बट दिस इज व्हाट हैपेंस विद इन्वेस्टर ओन्ड क्लब्स। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेक्स ऑब्वियसली आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगे। ग्लेजर्स जब 2003 में आए थे तो उन्होंने 3% लिया था, अब 2005 में इन्होंने 3% का 57% ओनरशिप ले लिया, विच वॉज मोर इनफ, मतलब इट वॉज इनफ कि ये पूरा टेक ओवर कर ले। एंड नाउ गिवन इन 2022 उन्होंने पूरे 100% के स्टेक्स ले रखे हैं एंड इसमें से कुछ शेयर्स जो हैं इन्होंने बांट रखे हैं। एंड यही एक रीज़न जिसकी वजह से क्लब्स के जो फैन है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और अनॉयड है, गाली पड़ती है यार ग्लेजर्स को, तुमको पता है। बट बार्सिलोना एंड मैड्रिड दे कांट डू दिस। अब जैसे रिसेंट लाइट में तुमको याद होगा कि बार्सिलोना ने अपनी सोशियोज की वोटिंग कॉल की थी। अब अराउंड जितने हमारे सोशियोज हैं हु हैव द कैपेसिटी टू वोट, उनमें से तो बहुत ही कम सोशियोज आए बिकॉज सारे सोशियोज बूढ़े हो चुके हैं, हरामखोर हो चुके हैं, तो वो बात अलग है। बट वो सोशियोज की वोटिंग कॉल की गई थी बिकॉज बारसा डायर सिनारियो में थी। अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि बार्सिलोना अपने स्टेक सेल नहीं कर सकती, बट अभी हमारी सिचुएशन इतनी डायर थी, क्लब को बचाना था। यहाँ पे लपोटा ने वोटिंग कॉल की सोशियोज की सो दैट ही कैन मेक द सेल ऑफ BLM, बार्सिलोना लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइज। 49.9% स्टेक हमने उसके सेल किए, 25% ऑफ स्टेक ऑफ बारसा स्टूडियोज हमने सेल किए, और ये तभी हमने सेल किए जब सोशियोज ने इस पर पॉजिटिवली वोट किया, तभी ये पास हो पाया लॉ। एंड अभी बार्सिलोना स्टेबल कंडीशन में आ रहा है, 700 मिलियन यूरोस तभी बारसा को मिले हैं। सो अब तुम पूछोगे कि सोशियोज कैसे बनते हैं, ठीक है, एनी क्लब के, किसी क्लब के। बार्सिलोना ने ये अलाउ किया है, पहले का सिस्टम बड़ा ही मुश्किल था, अब आपको बेसिकली एक सिंपल एक फॉर्म फिल करना होगा और आप एक सोशियो बन जाओगे। बट देन इट्स अबाउट दी प्रेसिडेंसी। देखो प्रेसिडेंट के पास और उसके बोर्ड मेंबर्स के पास ना अननेचुरल कंट्रोल ऑफ द क्लब है, तभी बार्तुमू ने इतने स्कैंडलस तरीके से क्लब को रन किया था जिसकी वजह से क्लब इतने डायर सिचुएशन में आ गया था। बट विद लपोटा कमिंग इन, लपोटा still has got a lot of power। अब देखो यहां पे प्रेसिडेंट कैसे कन्विंस करता है फॉर द सोशियोज टू वोट इन हिज फेवर। प्रेसिडेंट जैसे 2000 में जब फ्लोरेंटिनो पेरेज आए तो ही कन्विंस कि मैं लुइस फीगो लाऊंगा। लपोटा आए ही सेड कि मैं मेसी को यहाँ पे बारसा पे रखूंगा, ठीक है। तो लपोटा मेसी को नहीं रख पाया बिकॉज क्लब की सिचुएशन बहुत बुरी थी, बट देन वहाँ पे पेरेज ने फीगो लाया, उन्होंने पूरी गैलेक्टिको एरा खड़ी की एंड उसके बाद से पेरेज ने हमेशा सक्सेसफुली क्लब को रन किया है। उसने पूरे साइनिंग्स एकदम देख देख के किए हैं, ढंग का बिजनेस चलाया उसने। बट लपोटा सिंस कमिंग ओवर हियर तुम कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ मोनार्ची हो जाती है बिकॉज आप कुछ कह नहीं सकते उनकी साइनिंग्स पे, उनकी वेजेस पे, वो क्या प्लेयर्स को वेज दे रहे हैं, बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे तभी वो अग्री हो पाएगा। और यहाँ पे एक स्पेशल न्यूज़ है या कह सकते हो फैक्ट है कि टू बी अ बोर्ड मेंबर आपको 15% ऑफ द एनुअल टर्नओवर इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी हर साल दिखाना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड मेंबर बन सकते हो। और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तब तो मेरे भाई आपके पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पैसा होना जरूरी है कि अगर क्लब एक खराब सिचुएशन में गया तो आप अकेले एबल हो गए क्लब को 2 साल के लिए एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए। अब तुम फ्लोरेंटिनो पेरेज को ले लो, फ्लोरेंटिनो पेरेज है हेड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन अ कंपनी नेम्ड ग्रुपो ACS, ठीक है। अब उस बंदे की नेट वर्थ है 2.3 बिलियन यूरोज एज ऑफ रिपोर्टेड इन 2019 बाय फोर्ब्स। तो तुम समझ सकते हो कि भाई पैसा होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट अब जर्मनी में आते हैं तो जर्मनी में ना एक 50+1 रूल है, मतलब मिनिमम 50+1 विल बी ओन्ड बाय द फैंस। और ये रूल कहीं ना कहीं पता है अच्छा है। अब इससे भाई देखो दिक्कतें हर जगह आती हैं। अब जैसे तुम बायर्न म्यूनिख को देखोगे ना तो 82% ना फैन ओन्ड है बायर्न म्यूनिख, बाकी के रिमेनिंग इज आइदर बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी हो जो कि इनको बाय कर ले। बायर्न के केस में क्लब बेसिकली 82% ओन्ड बाय द फैंस होता है। यहाँ पे अदर स्पोर्ट्स कंपनी है जिनका इसमें एक पार्ट है, जैसे अडिडास है, ऑडी है और अलियांज है। रिमेनिंग पार्ट ये ओन करती हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड होता है। तो बायर्न म्यूनिख बेसिकली गेट्स रन बाय ओलिवर कान जो कि इनके डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है। यहाँ पे हसन भी है जो कि एक डायरेक्टर है अगेन इन द क्लब। तो ये 2-3 लोग हैं जो कि क्लब को चलाते हैं। ऑब्वियसली क्लब को चलाने के लिए 2 लोग
नहीं ज़रूरी होते मेरे भाई, 2 लोग कर ही नहीं सकते ये काम। अगर तुम 90s की बात करोगे, मैं तुम्हें हिस्ट्री में अगेन थोड़ा सा ले चलता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ सुनना। 90s में सिर्फ 2 लोग ये क्लब चलाते थे, एक मैनेजर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस हैंडल करता था, मैनेजर अपनी टीम चलाता था। तो ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते थे कि भाई टीम को इंप्रूव क्या करना है, प्लेयर्स कौन से लाने हैं। बट देन फुटबॉल इतना चेंज हो चुका है, क्योंकि तुम अगर एक एवरेज स्टार्ट देखोगे तो हर 14 महीने पे एक मैनेजर सैक होता है। तो अब क्लब मैनेजर के बेसिस पे प्लेयर्स नहीं ला सकता, क्लब अपने वर्चूज एंड पास्ट आइडेंटिटी एंड अपने डीएनए के बेस पे प्लेयर्स लाता है। बिकॉज अगर वर्स्ट के सिनेरियो मैनेजर एक्स हो जाए एंड नया मैनेजर आता है, कहता है भाई हरामखोर मुझे डॉनी वैन डी बीक नहीं चाहिए टीम में, तो क्या होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे काफ़ी क्लब ना और बेटर सिस्टमैटिकली रन होता है। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है, टेक्निकल डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, जीएम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ऑल मीन द सेम थिंग, क्योंकि यूवेंटस पे एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है। बट बार्सिलोना पे या एसी मिलान पे वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है और टेक्निकल डायरेक्टर है और स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। सो अब एजेंसीज का रन करने का तरीका अलग अलग होता है, वो नाम अलग अलग देते हैं, राइट। अब मैं अपने घर में एक अलग सिस्टम ला दूँ हरामखोर, तो अब मैं डायरेक्टर को हरामखोर बोलूँ तो भाई कोई मना करेगा मुझे नहीं, मेरी फॉर्म है ना, मैं जैसे रन करूँ। नाम अलग हो जाते हैं बट काम वही होता है। सो वापस से बायर्न पे आते हैं। अब बायर्न के जो मेजर डिसीजन है, डे टू डे डिसीजन, ये उनके डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल लेते हैं, ठीक है। हसन और यहाँ पे ओलिवर कान बेसिकली साइनिंग्स एंड ऑल पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका मेजर चंक ऑफ अमाउंट इनका डेफिनेटली इनके ब्रॉडकास्टिंग सोर्स से आता है। और ऑब्वियसली बायर्न होने के सक्सेसफुल क्लब तो वो टाइटल्स काफ़ी जीतते हैं, तो उनका पैसा काफ़ी मिल जाता है। फिर भी कंपेयर टू बोरुसिया डॉर्टमुंड जैसा क्लब, जो कि इतना ज़्यादा इफेक्टिवली रन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, बट इट इज सर्वाइवेबल। इट इज बेसिकली अ फीडर क्लब जो कि टॉप टीम्स को टैलेंट प्रोवाइड करता है। इट इज बेसिकली रन बाय द डायरेक्टर माइकल जॉर्क। तो जॉर्क इज वन ऑफ दोज गाइज जो कि टैलेंट को हंट करता है, यंग प्लेयर्स को लाता है एंड उनको ट्रेन करके वो डॉर्टमुंड उनको बड़ा स्टार बनाती है एंड दे सेल देम। सो इनका जो बेसिक मैं कह सकता हूँ जो बड़ा अमाउंट आता है इनका, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर बिजनेस दैट दे डू। सेम कुड बी सेड बाय लियोन, मोनाको, आरबी लाइप्जिग क्लब्स, ये भी सारे क्लब्स इसी मॉडल पे रन करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार कि ये हेल्दी और एक रिस्पेक्टेड तरीका है क्लब चलाने का, ठीक है, मतलब आप फैन ओन्ड हो, आपके पास थोड़ा मोड़ा पैसा है, आप जाके जितना हो सकता है आपसे करते हो, आप हेविली इन्वेस्टेड नहीं हो बाय सम अरब ऑयल मनी मर्चेंट। तो काफ़ी नाम खराब होता है ना, ऑयल मनी कहते हैं हम पीएसजी और सीडी को, बट यार उसको चलाने के लिए भी ना इक्वल उतना ही भाई एफर्ट चाहिए होता है। अब तुम अयाक्स को भी देखो, मार्स ओवरमार्स जब तक थे टेक्निकल डायरेक्टर, ही वाज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। एडविन वैन डर सार अभी उनके सीईओ हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अयाक्स पे, तो उनका तुम स्काउटिंग बिजनेस ऑलरेडी, उनके टैलेंट तुम ऑलरेडी जानते हो। सो बेसिकली इट इज़ रन दिस वे, एक फुटबॉल क्लब इस तरीके से चलता है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगा होगा कि फुटबॉल क्लब्स बेसिकली रन कैसे करते हैं। इट इज़ अ coherent balance between football, business, politics, media and the fans. Fans being the most important part of it along with the players. Obviously players को एक heavy chunk of money मिलता है, बहुत पैसा कमाते हैं वो हराम को। Still you know what, we enjoy, we love football. And अर्ज किया है फुटबॉल की डेफिनेशन मेरे द्वारा प्रस्तुत आप लोगों के लिए, सुनिएगा ध्यान से। Football is an organism that survives with the proper functioning of various cobwebs working together and supporting each other. It's a living thing, you just got to feel it.